गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष आज एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग जैसा देख रहे हैं सेशन जो है ये है पॉलिटी का सेशन है। और पॉलिटी के सेशन में करंट जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये टॉपिक क्या है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन की चर्चा इस एपिसोड में हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अम्मू स्वामीनाथन, सेकंड है यहाँ पर हंसा जीवराज मेहता, थर्ड ऑप्शन है कमला चौधरी और फोर्थ ऑप्शन यहां पर लिखा गया है बेंगू अय्याज रसूल। तो यहां पर जो आंसर होगा, क्वेश्चन क्या यहां पर है? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था। कौन बना था? यहां पर 1946 में एक इलेक्शन कराया गया था और यह इलेक्शन जो कराया गया था 296 सीट पर कराया गया था। कितनी सीट पर कराया गया था? तो टोटल सीट थी 296, इस पर इलेक्शन कराया गया था। और इस इलेक्शन के दौरान अगर देखा जाए तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग यहां पर अपना सीट गेन की थी। सबसे ज्यादा इसमें कौन पाई थी? जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सबसे ज्यादा मिला था। मुस्लिम लीग को उससे कम यानी 73 सीट मिली थी और 15 जो सीट थी यह अन्य लोगों को मिला था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी, 15 अन्य को मिली थी और शेष जो बचेगी किसको मिलेगी? तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा लगभग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 208, कितना आएगा? 208 ये टोटल सीट थी। और इसी में कह रहा है कि जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र था यहां पर जो हिस्सा बना था, इनका नाम क्या था? इनका नाम है अम्मू स्वामीनाथन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते हैं। जो संविधान सभा है इसका जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? यहां पर ऑप्शन है 8, 14, 9 और 7। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7। कितने थे? 7 थे। अगर हम देखें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति में कितने लोग सहपाठी थे, कितने लोग यहाँ पर कोऑपरेशन में थे? तो 7 सदस्यों की यह एक कमेटी थी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज हैंड रिटन बाय। भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। किसने भारतीय संविधान को लिखा है? जैसे होता ना कि एक होता है कि संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, क्या क्या पॉइंट होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ यहां पर वेल डिफाइन हो गया। लेकिन इसको फिर क्या करना? लिपिबद्ध करना होगा। तो लिपिबद्ध करने का कार्य किसने किया है? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है कन्हैया लाल मनेक लाल मुंशी। सेकंड ऑप्शन यहां पर है बाला साहेब गंगाधर खेर। थर्ड ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और यहां पर फोर्थ ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा, अगर इनकी बात करें तो ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखा है और टोटल लिखने में जो इनको टाइम लगा था ये लगभग 6 महीने का टाइम लगा था। कितना लगा था? 6 माह। तो 6 माह में इन्होंने टोटल आर्टिकल आपके कह सकते हैं 298 थी, 398 पूरा आर्टिकल लिखा गया था। यहाँ पर 7 अनुसूचियां थी उसकी जिक्र किया गया है। तो कंप्लीट इन्होंने यहाँ पर लिखा है कितने महीने में? 6 महीने में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did the first meeting of Constituent Assembly take place? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यह अगर देखें ऑप्शन के अनुसार तो लिखा गया है दिसंबर 1946, सेकंड ऑप्शन यहां पर है अगस्त 1945, थर्ड ऑप्शन है जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन है जुलाई 1948। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिसंबर 1946। फर्स्ट जो यहां पर मीटिंग थी यह हुई थी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और जो उद्देशिका यहां पर पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यह किया गया था 13 दिसंबर को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। यह पास कब हुआ था? उद्देशिका जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, यह पास हुआ था 22 जनवरी को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज December 1946, the first assembly take place in the Constitution of India. So next question is, what is the minimum age prescribed by the Constitution of India for appointment as governor of a state? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? यहां पर चाहे किसी गवर्नर की बात करें या प्रेसिडेंट की बात करें, यहां पर जो एज है मिनिमम लिमिट ये है 35 एज। कितना है? 35 ईयर है। यहां पर ऑप्शन क्या है? 35 है, सेकंड ऑप्शन है 21 है, फिर यहां पर 25 है और फिर 30 है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 ईयर। कितना हो जाएगा? 35 ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फेडरल टीचर्स एंड प्रोविंशियल autonomy in the legislature and also made provision for the distribution of legislative power between the center and province? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया है? ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। क्या इस एक्ट के अंदर इसकी बात की गई है? ऐसा यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर लिख रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, एक करेक्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 था, इसी के तहत यह प्रावधान किया गया था क्या कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था लेजिस्लेटिव पावर का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। और यहां पर जो थर्ड लिखा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये भी यहां पर करेक्ट नहीं है। फिर लिखा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 ऑफ विच वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये जो हमारा कह सकते हैं संविधान सभा का प्रारंभिक जो इलेक्शन निर्धारित किया गया था 1946 में, उस दौरान टोटल जो सीट थी यह 389 थी। और 389 सीट में यहां पर अगर देखें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से था। यहां पर जो हमारे ब्रिटिश राज्य थे, यहां पर सीट का निर्धारण जो किया गया था एक प्रकार से, देखिए 99 जो था एक किसके लिए था? जो हमारे रियासत थे। क्या थे? रियासत के लिए था। रियासत के लिए इतना था। 4 जो था ये प्रिंसली स्टेट थे। कौन से थे? जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे। तो प्रिंसली स्टेट के लिए यहां पर 4 सीट थी और शेष जो बचेगी 389 में, तो कितना बच जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर कितना हो जाएगी? लगभग आपकी हो जाएगी 200 कितना यहां पर हो जाएगी? 292, 292। तो यहां पर 249 यहां पर हो जाएगा। टोटल कितना? टोटल आपको मिल जाएगा यहां पर कितना हो जाएगी? 389। तो इसमें कह रहा है रियासतों के लिए कितना था? यहां पर रियासतों के लिए जो मिल जाएगा, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहां पर हम इसको करेक्ट कर देते हैं। यहां पर जो प्रिंसली स्टेट था तो 292 हो गया, 4 हो गया, यहां पर 6 हो गया, और इसमें कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका आप इसमें से माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा कितना? यहां पर लगभग मिलेगा आपका, अगर हम देखें तो यहां पर मिलता है आपका 93। कितना मिलेगा? 90। तो यहां पर हो जाएगा
93। यहाँ पर थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन है, मैथ को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 93, 4 और 292 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। अगर हम देखें तो टोटल हो गया 389, और इसी में से जो इलेक्शन कराया गया था 296 पर इलेक्शन कराया गया था, जिसमें हमने आपसे कहा था 73 सीट पर कौन था, मुस्लिम लीग था। 73 पे कौन था, मुस्लिम लीग था। और यहाँ पर जो सीट बची है लगभग आपका 15 सीट पर आपके कौन से थे, अन्य थे, और बच जाता है कितना, 208। कितना बचता है, 208। यहाँ पर इतने पे कौन था, कांग्रेस थी। तो ये टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था जिसपे इलेक्शन कराया गया था। इलेक्शन हुआ था 296 पर, लेकिन यहाँ पर टोटल सीट थी 389। इसमें से जो देसी रियासत थी इनके पास कितना था, 93 था। 4 किसके था, प्रिंसली स्टेट के था। और जो ब्रिटिश राज्य थे इसके अंदर कितना था, 292। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इस केस में ये हो जाएगा 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल होता है, तो कभी काल आंकड़े को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और याद होता भी नहीं है। तो खैर अगर आप थोड़ा सा मैथ लगाएंगे तो याद हो जाएगा, कोई ऐसा भी टफ नहीं है कि याद ना हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया ऑन। संविधान सभा के सदस्यों ने यहाँ पर को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, सेकंड ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, फिर है 26 नवंबर 1949, फिर यहाँ पर है 24 जनवरी 1952। तो यहाँ पर हमको यह स्पष्ट करना है, क्लियर करना है कि इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर होगा, क्या कह रहा है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हस्ताक्षर जो किया गया है ये है 24 जनवरी 1950 को किया गया है। एडॉप्ट जो किया गया है, एडॉप्ट का डेट अलग है, इंप्लीमेंटेशन का डेट अलग है, और हस्ताक्षर का डेट अलग है। एडॉप्ट कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949। या इंप्लीमेंट कब किया गया है, देखो एडॉप्टेशन में क्या था, ऐसा नहीं है कि एडॉप्टेशन में भी कुछ जो हमारे प्रावधान थे वो लागू किए गए थे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थे उसमें से लगभग 15 आर्टिकल को, जो 15 आर्टिकल थे, इसको 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था। 30 जो आर्टिकल थे ये इंप्लीमेंट कब हुए थे, तो 26 जनवरी 1950 को हुए थे। लेकिन हस्ताक्षर जो किया गया था ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1946 who among the following was made the interim president of Indian Constituent Assembly। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। यहां पर पहले अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया अर्थात अस्थाई, क्या अस्थाई, उसके पश्चात यहां पर अस्थाई मेंबर बनाया गया। तो अस्थाई के रूप में कौन था, ऑप्शन क्या यहां पर, सरोजिनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर एस सुब्रमण्यम अय्यर, और है सच्चिदानाथ सान्याल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे, एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई थे, और अस्थाई कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। यहां पर कह रहा है भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है। यहां पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है N.A. पालखीवाल, फिर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, फिर यहां पर ठाकुरदास भार्गव, और है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो यहां पर अगर आप देखें इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने ही जो प्रियम्बल था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसी को क्या कहा है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। साथ में अगर हम देखें एक यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये आर्टिकल नंबर 32 को, किसको, आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा, संविधान की आत्मा। लेकिन किसको कहा है, आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। इसी प्रकार एक नाम और है जिनका नाम है ठाकुरदास,
जो ठाकुरदास भार्गव हैं, इन्होंने प्रियम्बल को भी एक नाम दिया है और इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं संविधान की आत्मा। तो इन्होंने क्या कहा है, संविधान की आत्मा, लेकिन किसको कहा है, प्रियम्बल को। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने। किसको, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना का एक नाम हो गया संविधान की आत्मा और एक नाम हो गया यहां पर भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। लेकिन एक किसने कहा है, कन्हैयालाल मणिकलाल ने। और भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है, इन्होंने इसको कहा है संविधान की आत्मा। तो यहां पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग यहां पर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लेकिन आपको इसको ध्यानपूर्वक याद करके आंसर देना होगा। भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा, आर्टिकल नंबर 32 को। यहां पर ठाकुरदास भार्गव ने किसको कहा है, प्रियम्बल को कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। कन्हैयालाल मणिकलाल ने प्रस्तावना को ही क्या कहा है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था। यहां पर क्वेश्चन है और आंसर यहां पर जो लिखा गया है, पहला ऑप्शन है यहां पर 1947, सेकेंड ऑप्शन है 1946, फिर है 1949 और इसके पश्चात है 1948। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1946। यहां पर इलेक्शन कराया गया था, जैसे हमने फिर से कहा। इलेक्शन टोटल कितने पे हुआ था, देखो याद रहता नहीं है। यहां पर टोटल इलेक्शन हुआ था 296 सीट पर। कितने पे, 296 पर। अब इसमें से जैसा 15 सीट जो है अन्य दल को मिली है, यहां पर आपकी 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली है। अब शेष कितना बच गया, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा करीब 208 पे कौन है, मुस्लिम लीग है। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था। वैसे टोटल सीट कितनी थी, तो टोटल सीट तो आपकी हमने कहा 389 थी, जिसमें देशी रियासतों की जो सीट थी ये कितनी थी, तो 93। टोटल सीट कितनी थी, 389, जिसमें से यहां पर 292 प्लस 4 प्लस यहां पर 93 देशी रियासतों का और यहां पर प्रिंसली स्टेटों का और 292 जो हमारे ब्रिटिश राज्य थे इसके थे। लेकिन इलेक्शन जो होगा इसी पे इलेक्शन कराया जाएगा ना, इस पर तो इलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये देशी रियासत है। देशी रियासत में इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो इलेक्शन जो हुआ था मात्र 296 सीट पर किया गया था। कितने किया गया था, 296 पर। इस 93 पर इलेक्शन नहीं किया गया था। तो यह हमारा जो 1946 का इलेक्शन था उसका यह पूरा प्रारूप है, उसकी ये पूरी यहां पर रूपरेखा है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leader draft a constitution for Indian। मोतीलाल नेहरू और बाकी की 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह ईयर कौन सा है, 1925, 1950, 1928 और 1930। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ये है 1928। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू, यहां पर कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू और बाकी जो 8 कांग्रेस के सदस्य हैं, इन लोगों ने मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया था। किसका ड्राफ्ट तैयार किया था, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। और यह वही कालखंड था जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया गया था। तो यह वही कालखंड था और उसी टाइम के दौरान यह भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो इसी पॉलिटी के अंतर्गत एक नए टॉपिक की शुरुआत है, वह टॉपिक हमारा है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की सोर्स कि कहां से भारतीय संविधान के पॉइंट लिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अलग अलग संविधान से लिए गए हैं। तो यहां पर कौन कौन से बिंदु हैं उसके हम लोग यहां पे प्रश्न डिस्कस करेंगे। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न इसका लिखा गया है, फ्रॉम व्हिच कंट्री वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से गृहीत किए गए थे। ऑप्शन यहां पर पहला है यूएसएसआर, सेकंड ऑप्शन यहां पर है यूएसए, थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड और है चाइना। तो चाइना का कोई भी हम लोग पॉइंट इंडिया में नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि चाइना एक अलग टाइप का कंट्री है, वह कम्युनिस्ट है ना कि डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ का कोई भी प्रोविजन इंडिया पर लागू ही नहीं होता है। तो यहां से हमने कुछ बारो किया ही नहीं। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है।
तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अगर हम देखें यूएसए से क्या लिया गया है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या है मौलिक अधिकार है, वो यहां से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। इसी प्रकार जो यूएसएसआर है, यहां से हमने क्या लिया है, तो यहां से जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी बात होती है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। तो यहां से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटी को लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, यहां पे कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन क्या यहां पर है, पहला ऑप्शन है यूके, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है यहां पर यूएसए और फोर्थ ऑप्शन है यूएसएसआर। तो यहां पर क्लियर होगा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये कहां से ली गई है, तो यूएसएसआर से ली गई। कहां से ली गई, यूएसएसआर से ली गई है। जबकि फंडामेंटल जो राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। और अगर हम बात करें यहां पर यूके से क्या लिया गया है, तो यूके से हमारी जो संसदीय प्रणाली है, कौन सी संसदीय प्रणाली है, इसको लिया गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपात की स्थिति कहां से ली गई है, जर्मनी से। कौन सी स्थिति, आपात की स्थिति कहां से हम लोग लिए हैं, जर्मनी से। कि आपात के दौरान राष्ट्रपति के जो यहां पर कह सकते हैं पावर है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में अगर नेशनल लेवल की कोई इमरजेंसी है, इस दौरान जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको जो पावर दी जाती है उसकी बात की जाती है, कहां पर, जर्मनी के एक्ट से ली गई है। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी, सोवियत यूनियन से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर ऑफ पाई कमर्शियलाइज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में यहां पर द्विसदनीय प्रणाली, क्या बात कर रहा है, द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से। तो ऐसा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां से हम लोग लिए हैं द्विसदनीय प्रणाली। तो द्विसदनीय कहां से ली गई, संसदीय जो प्रणाली व्यवस्था है कहां की है, ब्रिटेन की है। कहां की है, ब्रिटेन की है। तो हम लोग ब्रिटेन से ही द्विसदनीय प्रणाली और साथ में संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। ठीक, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर जर्मनी से देखें तो जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से हमने कहा आपात के दौरान, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को जो पावर दी जाती है उसकी बात की जाती है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है, यहां से लिया है गणतंत्र। क्या लिया है, गणतंत्र, अर्थात जो रिपब्लिक की बात होती है कहां से लिया हमने, यहां से लिया है। यहां से इमरजेंसी की बात करते हैं, आपात की बात करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से चलिए देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी एक पॉइंट है, याद नहीं आता है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो गणतंत्र यानी रिपब्लिक, तो यहां पर ऑप्शन है जर्मनी। तो जर्मनी से हमने लिया नहीं, जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी वाली पावर लिया है। यहां पर फ्रांस से ही हमने रिपब्लिक वाली पावर लिया है, यानी जो गणतंत्र है ये कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से भी यहां पर नहीं है और जापान से भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। किसकी बात कर रहा है, संविधान संशोधन की अवधारणा कहां से ली गई है, तो इसी का आंसर है जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से ही हम लोग लिए हैं क्या, संविधान संशोधन की अवधारणा, कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका से ही हम लोग लिए हैं क्या, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर अगर हम बात करें जर्मनी से इमरजेंसी पावर की बात करते हैं, कनाडा से फेडरलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने क्या किया है, इंडियन ने, कि ज्यादातर देखो अच्छी बातें लेना कोई गलत बात नहीं है, जिस जिस राष्ट्र में जिस जिस कंट्री के अच्छे पॉइंट थे उस पॉइंट को हम लोगों ने मिला करके एक अपना संविधान तैयार किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में यूनिक है, ऐसा नहीं कि किसी का यह पूरी तरीके से कॉपी है, हमने सिर्फ उसके अच्छे पॉइंट को लेकर के उसको अपने अनुसार क्या किया, उसको हमने मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर लिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणराज्य की संकल्पना, फिर लिख रहा है एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, फिर लिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की संकल्पना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, कनाडा से हम लोगों ने ऐसा नहीं केवल एक ही पॉइंट लिया था, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म तो था ही, गणराज्य की बात तो हमने लिया ही है, साथ में हम लोगों ने जो लिया है वो लिया है एडवाइजरी जुडिशरी सेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है इसको भी हम लोगों ने कनाडा से ही बारो किया है। कहां से लिया है, कनाडा से ही बारो किया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। यहाँ पे कह रहा है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल कहां से लिया गया है, प्रियम्बल भी तो हम लोग कहीं से बारो किए होंगे, तो प्रियम्बल कहां से बारो किया गया, ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पहला है यूएसएसआर, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यहाँ पर ब्रिटेन और फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया, फंडामेंटल यहाँ पर राइट लिया है, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार, साथ में हम लोगों ने लिया है यहाँ से क्या, प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। और अगर बात करें हम लोग ब्रिटेन से क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, फिर कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरलिज्म लिया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्शदायी शक्ति होती है उसकी बात करते हैं। रसिया से हमने क्या लिया है, तो रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन नो फीचर्स हैज बीन टेकन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, कोई भी पॉइंट हमने नहीं लिया है, कहां से, ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से तो हमने लिया है, प्रियम्बल भी लिया है और फंडामेंटल राइट भी लिया है, ये तो है ही है। फिर क्या रखा है, ब्रिटेन से भी हमने लिया है, क्या, संसदीय प्रणाली लिया है और द्विसदनीय व्यवस्था लिया है, तो ये भी तो हो गया। लेकिन चाइना से हमने कुछ नहीं लिया है और फ्रांस से भी हमने लिया है। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चाइना। चाइना से हमने किसी भी प्रकार का पॉइंट बारो नहीं किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है आप ध्यान से पढ़िए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां पर क्लियर रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह रहा ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ऑप्शन क्या यहां पर है, ब्रिटेन, फिर लिखा है फ्रांस, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा जापान। जापान से हम लोगों ने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मीनिंग ये होता है कि यहां पर जो सर्वोपरि है, जो सुप्रीम है, वह कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पर जो भी प्रावधान किए गए हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही किए गए हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अर्थात यहां पर संविधान की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। इसी प्रकार जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वहां पर किसकी कह सकते हैं सर्वोच्चता है, वहां पर संसद की है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि में नहीं है, वहां पर क्या है, संसद है। संसद जो कह देगी वह माना जाएगा। और अगर अमेरिका की बात करें
तो अमेरिका में कौन सर्वोपरि है? तो न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका जो कह देगी वो माना जाएगा। तो सर्वोपरि जो है यूएसए में न्यायपालिका में आ जाता है, और ब्रिटेन में चले जाएं तो कौन आ जाता है? वहां की संसद आ जाती है। जापान और इंडिया के केस में आ जाएं तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। जितने भी प्रावधान है सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी, जापान से हमने बारो किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया है। तो जब यूएसए से लिया है तो ब्रिटेन का तो ये पार्ट हुआ नहीं। तो जब ब्रिटेन का पार्ट नहीं हुआ, कह रहा ना ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो क्या ब्रिटेन से लिया? ब्रिटेन से तो नहीं लिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ए। जबकि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर यहां पर है द्विसदनीय पद्धति, बाई कमर्शलिज्म, ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर लिखा है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये पॉइंट ब्रिटेन से लिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? क्लियर रखिएगा, कानून के शासन यहां पर कह रहा है रूल ऑफ लॉ। अभी अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में देखिए लिखा गया ना रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? ये तो लिया गया यूके से, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया। और यही यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन गया। क्या लिख रहा है यहां पर? यहां पर देखिए क्वेश्चन बार बार हम आपसे कह रहे हैं रिपीट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कभी विकल्प से, ऑप्शन से पूछ लिया जाता है, तो कभी एज इट इज पूछ लिया जाता है। प्रीवियस का जो कह सकते हैं ऑप्शन था वो यहां पर देखिए क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। तो यहां पर लिख रहा है कि कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन क्या लिख रहा है? रूस। तो हमने रूस से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, तो ये तो होगा नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां से हमने क्या किया है? यहां से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से ही हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, ये तो सही है। फिर लिखा कनाडा, कनाडा से हमने फेडरलिज्म लिया है और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चतम माने परामर्शकारी शक्ति को लिया है। इस आधार पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम व्हिच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर हमको इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना? इनकरेक्ट बताना है। ठीक, जैसे लिखा गया है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहां का है? ब्रिटेन का है। क्या ये करेक्ट है, गलत? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि जो रूल ऑफ लॉ है ये ब्रिटेन का है। तो जब ब्रिटेन का रूल ऑफ लॉ है तो ये तो सही हो गया ना। फिर क्या कह रहा है? सेकंड, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट है लिख रहा है यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यूनाइटेड स्टेट में ही तो फंडामेंटल राइट की बात होती है, भी तो सही है। तो कोई यहां पर दिक्कत तो है नहीं, करेक्ट हो गया अभी। फिर लिख रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर एरिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत आयरस से आया, आयरलैंड से लिया गया है। क्या यह सही है या गलत? तो इसको भी आप ध्यान से देखें, ये क्या है? ये भी सही है, आयरलैंड से ही तो लिया गया ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो हमारी पॉलिसीज है। फिर यहां पर लिखा गया है फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ये सब जो सिद्धांत हैं ये सब कनाडा के नहीं है। ये सब अगर देखा जाए बेसिकली तो ये सब यूएस के कॉन्सेप्ट में आते हैं। किसके कॉन्सेप्ट में आते हैं? यूएस के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ना कि कनाडा के सेंस में आते हैं। कनाडा में जो है एक फेडरलिज्म की बात करता है। किसकी बात करता है? फेडरलिज्म की बात करता है। तो इट इज इनकरेक्ट, और अगर इनकरेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक नए टॉपिक की पुनः शुरुआत हो जाती है, और ये जो
यहाँ पर नई है, ये क्या है, यह नई टॉपिक, यहाँ पर आर्टिकल है, शेड्यूल है, पार्ट्स है, एंड लिस्ट है। यहाँ पर अनुच्छेद की बात करता है, अनुसूची की बात करता है, भाग की बात करता है और सूची की बात करता है। इस पर आधारित भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? क्या यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 15 से 21, यह आपका फंडामेंटल आर्टिकल है। कैसे आर्टिकल है? फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल जो हमारे राइट हैं ये उसकी वकालत करता है। फिर यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल नंबर 5 to 11, ये जो 5 to 11 है यही आपका सिटीजनशिप का आर्टिकल है। जो नागरिकता के हमारे पॉइंट हैं ये सब आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 में मेंशन किए गए हैं। फिर यहाँ पर आर्टिकल नंबर 2 से 4, यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 2 से 4 है ये हमारे बेसिकली जो इंडिया का प्रॉपर हमारा स्टेट है उन सब की यहाँ पर डिफिनीशन देता है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 25 to 31 ये भी हमारे फंडामेंटल राइट के ही पार्ट है। किसके पार्ट है? ये भी फंडामेंटल राइट के पार्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 5 to 11। ये क्या है? सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पर क्लियर करता है। तो करेक्ट आंसर बी। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।